मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक देश में हो रही सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा के लिए आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर हम अपने मंच से न केवल बहस करते हैं बल्कि उसकी दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय करते हैं। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है भारत नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की आड़ में जिहादी साजिश किसकी। इसे 84% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। और मदरसे सिर्फ भारत और नेपाल बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि मदरसे दुनिया भर में चुनौती बन गए हैं। उन चीजों की भी बात करेंगे। क्या ये मदरसे जिहाद पढ़ा रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि क्या है हमारी इन्वेस्टिगेशन। मदरसों में किस तरह जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तालीम के नाम पर क्या मासूम छात्रों को किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बनाकर झोंका जा रहा है। हम भारत नेपाल सीमा पर मदरसों के उस सच से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिससे हमारी देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है। न्यूज नेशन ने जो अपनी पड़ताल की उससे चौंकाने वाली जानकारी तो सामने आई ही है, साथ ही मदरसों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो चुका है जो अब चिंता का सबब बन गया है, खासकर तब जहां मुस्लिम आबादी बेहद कम है और मदरसे बहुत ज्यादा। इन मदरसों पर करोड़ों कौन खर्च कर रहा है और किस नापाक मकसद से इन्हें चलाया जा रहा है, अब ये जांच का विषय है। सवाल अब ये उठता है कि मदरसे फिर इस आतंकवाद की शिक्षा क्यों दे रहे हैं। इससे तो बाहर निकल जाना चाहिए समाज को। हम लगातार आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शोज में उन मदरसों का खुलासा करते आए हैं जिनकी आड़ में छात्रों को जिहाद का जहर दिया जा रहा है और आतंकवाद के रास्ते पर चलने के लिए झोंका जा रहा है। न्यूज नेशन ने भारत नेपाल बॉर्डर पर किस तरह से मदरसों की आड़ में देश के विरुद्ध आतंकी साजिश चलाई जा रही है उसका बड़ा खुलासा भी किया है। नाम बदलकर मदरसा खोलने का एक नायाब तरीका भारत नेपाल की सीमा पर लोगों ने ईजाद कर लिया है, क्योंकि मदरसा नाम रखते ही बहुत लोगों की निगाह उस पर पड़ने लगती है। और उसका एक ये नमूना है मॉडर्न पब्लिक स्कूल। ये मूलतः एक मदरसा है जो मॉडर्न पब्लिक स्कूल के नाम पर चलाया जा रहा है। न्यूज नेशन के खुलासे में सामने आया कि पिछले 80 सालों में 900% मदरसों की संख्या बढ़ी, जबकि इस्लामी संघ नेपाल के मदरसे में आतंकवादियों को पनाह मिलती रही है। नेपाल में आलीशान मदरसों को मॉडर्न स्कूल बताकर चलाने की साजिश हो रही है। साथ ही भारत के सीमावर्ती जिलों में भी मदरसों की संख्या बढ़ी है और नेपाल में बड़ी संख्या में इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा का आतंकी छिपे होने की खबर है। यही नहीं, आतंकी संगठन आईसिस पर भी शक है कि वो मदरसों के छात्रों को अपनी मैगजीन डार्क नेटवर्क के जरिए पहुंचाने की फिराक में रहता है। एजेंसीज को इस बात का शक है कि आईएसआईएस और दूसरे आतंकवादी संगठनों की जो प्रोपेगेंडा मैगजीन है उसके जरिए जो देश विरोधी मैसेज दिया जा रहा है उसको इन देश विरोधी तत्वों के द्वारा मदरसे के छात्रों की सोच को जहरीला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। असम जैसी मांग महाराष्ट्र में उठने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जोर पकड़ने लगी है। मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने भी मदरसों को सरकारी फंड न देने की मांग उठाई है। असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। देश की बहस में चर्चा इसी पर है कि आखिर मदरसों की आड़ में जिहादी साजिशों ने क्या अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। चीनी पैसा, नेपाल की जमीन और पाकिस्तान आईएसआई की तिकड़ी भारत के खिलाफ मदरसों को अपना हथियार बना रही है। क्या वक्त आ गया है कि इन देश विरोधी गतिविधियों का सफाया हो। और इसी से बड़ा जुड़ा हुआ हमारा सवाल है और बड़ा सवाल है देश के सामने। 900% बढ़े हैं मदरसे इस देश के अंदर। तो देश की बहस में यह सवाल लाजमी है और सवाल है, क्या मदरसों में जिहादी तालीम दी जाती है। इसी पर सवाल उठ रहे हैं। सब लोग इसी को लेकर चिंतित हैं। इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं।
हम इस शो के दौरान ही आपके जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी दे सकते हैं, क्योंकि देश की इकलौती बहस का शो है जहां पर हम दर्शकों को जोड़ते हैं। सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, रक्षा मामलों के जानकार हैं। खासतौर पर हम इनको लेकर आए हैं क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि किस तरह की गतिविधियां बॉर्डर पर इन मदरसों में चलती हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सुबी खान हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। मेरे साथ मौलाना सईदुल कादरी साहब हैं, प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले मौलाना रशीदी, बड़े आरोप लग रहे हैं मदरसों पर, लगातार चर्चा भी हो रही है। असम सरकारी फंडिंग वाले मदरसे बंद कर रहा है। ऐसे ही कई राज्य और मांग उठा रहे हैं। क्यों मदरसों की शिक्षा पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं? कई सारे मदरसे तो एनआईए की जांच की रडार पर भी हैं। सारे मदरसे बंद कर दीजिए, सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, मुसलमानों को देश से निकाल दीजिए। आप उल्टा ही बोलेंगे मौलाना साहब। अगर इस देश का भला हो सकता मौलाना तो साहब कर लीजिए, उल्टा हम ही तैयार बोलेंगे, उल्टा ही बोलेंगे। आपको भी निकाल दे, तैयार कहां हैं कि जाएंगे? देश का भला हो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरे उल्टी अफगानिस्तान, बकवास कहां तो जाएंगे? आप मौलाना करते साजिद हो, रशीदी, दीपक चौरसिया। कहां जाने का दिल है आपका? आप भंग खा बताइए के ना। बैठते हो, आप भंग खा के बैठते हो। अब आप जो भी बोल ये दे कोई भाई। बहस का मौजू है? एजेंसियां क्या कर रही हैं आपकी एजेंसियां क्या कर आप रही हैं? जैसे मौलाना आप क्या इतना कह रहे हैं जो नीचा मदरसों दिखाते में हैं हिला रोजाना हिला के एजेंसियों पढ़ाते को। हैं। रोजाना एजेंसियों को नीचा दिखाते हैं आप। देशद्रोह का केस तो आपके ऊपर लगना चाहिए। चलिए लग जाएगा, आप एजेंसियों को नीचा दिखाते हैं रोजाना अगर बैठ कोई के। समस्या है उसको उठाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फला जगह आतंकवाद की तालीम दी जा रही है, फला जगह जिहाद की तालीम। अरे भाई, एजेंसियां कहां जा रही हैं? एजेंसियां क्या कर रही हैं देश की? सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? अगर ऐसा हो रहा है तो बंद कर दीजिए। कौन मना असम में करता तो हो है? ही गया ना, नोटिफिकेशन होने भंग वाला है पी के बैठे नवंबर हैं क्या में, आप? बंद हो रहे हैं। आपकी काली नहीं, आप करतूतें भंग पी बंद के होने बैठे वाली हैं है क्या? असम में। आपकी काली तो कर करतूतें दीजिए। बंद होने वाली है असम कौन में। मना करता है? दूसरे करिए, कौन राज्यों मना में भी हो करता है? जाएंगी। अरे भाई साहब, कर दीजिए ना, कौन मना करता है? सुबह अगर आपकी आंखों को ठंडक मिलती है कि कहां मुसलमान इस भेजे? देश से मौलाना निकल जाए, साजिद तो रशीदी निकाल देश दीजिए। छोड़कर जाना चाहते हैं, कहां जाएंगे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान या सीरिया भेजे इनको सीधे अबू बकर अल बगदादी के तुम्हारी पास? तुम्हारी छाती पे ही दाल मूंगूंगा मैं, तुम्हारी छाती पे ही दाल दली जाएगी। सब देख रहे दीपक हैं चौरसिया, ये मत सोचो कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अरे ठीक है, ठीक है। तुम्हारे अभी आप बोल आखिरी रहे थे, सांस भेज तक दो तुम्हारी बाहर छाती पे मुसलमानों को रहूंगा। बाहर, भेज दो बाहर। सुबह खाना बोलिए। तुम्हारे आखिरी सांस तक तुम्हारी छाती पे रहूंगा। जी जी दीपक जी, मैं सही बोल रहा हूँ। आप जैसे लोग बकवास यहाँ पर करोगे, देश इतना की ही छाती तो पे इसका मूंगी नतीजा दल रहे मिलेगा। हैं। आप जैसे लोग इस देश की छाती पे मूंगी दल रहे हैं। बिल्कुल प्रोडक्टिव दलेंगे। तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, हमेशा अरे नेगेटिव भाई बात साहब, ये करेंगे देश मौलाना। मेरा है, किसी के सुबह बाप खान। का नहीं है। ये देश मेरा है, ये दीपक चौरसिया का देश नहीं है। दीपक चौरसिया का चौरसिया तो देश है, उसके अंग्रेजों की बाप का दलाली भी कर देश रहे है, थे। उसके दादा का भी हमने देश तो है, जानों उसके की परदादा का कुर्बानियां भी दी देश है। हैं। हमने जानों की कुर्बानियां दी हैं। आपने कुछ नहीं दिया भाई मौलाना साहब, साहब, हमने फर्जी जानों बात की मत कुर्बानियां दी करिए, हैं। फर्जी बात आप मत तो करिए। अंग्रेजों के आप वही तलवे मौलाना चाट रहे है थे जो उस राम वक्त मंदिर में। गिराने की बात आजादी करते की लड़ाई में हैं। फर्जी तलवे बात चाट मत रहे थे आप करिए। अंग्रेजों अब के। मौलाना को कोई ऑडियो हमने रिसीव तो सुबह खान कुर्बानियां दी इस देश के लिए। अब बोलते रहेंगे, ये जी जी बड़बड़ाते रहेंगे। दीपक जी, सबसे पहले तो जो इन्होंने दीपक जी बोलिए इन्होंने तो नहीं देश जा को रही जो उनकी अभी आवाज। गुमराह करने की कोशिश करी, मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा, चाहे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा। ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भारत में ये हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि 2003 में डॉक्टर अजीत कुमार सिंह नाम से एक यूपी पुलिस सुरक्षा इंचार्ज में बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी उत्तर प्रदेश सरकार को। 3,500 मदरसे उन्होंने मैप किए थे, जिसको बिहार, बंगाल, असम के मौलाना चला रहे थे। उन मदरसों की गतिविधियों और मैनेजमेंट दोनों संदिग्ध थे। उन मदरसों की फंडिंग भी लोकल नहीं थी। तो ये सवाल आज का नहीं है, ये सालों से हमारे देश के खिलाफ चला आ रहा है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूं कि देखिए, अभी हमने देखा हाथरस में भी उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी। लोगों को सारी एंटी नेशनल पावर्स कूद गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सटा हुआ है नेपाल से। नेपाल का जो हमारे देश की 20 जिलों से नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है, और नेपाल के थ्रू आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, नेपाल के थ्रू लव जिहादी प्लांट होते हैं। नेपाल के आगे कभी एक जमाने में तिब्बत हुआ करता था, जो कि चाइना ने आक्रमण करके हथिया लिया और
फिर वो भी चाइना बन गया, तो विस्तारवादी चाइना पहले तिब्बत को इन्वेड किया, फिर नेपाल तक घुस गया, अब नेपाल के थ्रू उत्तर प्रदेश में घुसना चाह रहा है। पूरी की पूरी जिहादी फौज इन्होंने हजारों की तादाद में नेपाल के बॉर्डर पे खड़ी कर रखी है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ दीपक जी, इन्होंने बोला एजेंसियां क्या कर रही हैं, मैं बताती हूँ हमारे हाथ पैर कहां बंद जाते हैं। सालों से ये रिपोर्ट्स बन रही हैं, एजेंसीज बता रही हैं कि ऐसे मदरसों में फंडिंग होकर जिहादी प्लांट किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे संविधान में एक आर्टिकल 30 है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज को अधिकार देता है उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए। उस आर्टिकल 30 की वजह से हम मदरसे पूरी कंट्री में बंद नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे एनआरसी कहाँ आता है? ये आर्टिकल 30 जो है वो सिर्फ गारंटीड है एक सिटीजन को, सिर्फ नागरिक को। इसलिए एनआरसी इंपॉर्टेंट है इस देश में कि पहले ये मैपिंग हो जाए, आप मदरसे चलाइए, लेकिन भारत का नागरिक वो मदरसा चलाए। कोई रोहिंग्या या कोई पाकिस्तानी या चाइनीज बैक्ड कोई टेररिस्ट आके हमारे देश में आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करके मदरसे यहाँ पे चलाए, फंडिंग कर करके हमारी ही रिसोर्सेज पे पल के हमारे ही देश के खिलाफ जिहाद करे, हमारी ही रिसोर्सेज पे पल के, हमारी ही रोटी खा के हमारे ही देश को तोड़ने का काम करे। केरल में कितने मदरसे पकड़े गए हैं भाई साहब, जो सऊदी अरब से फंडिंग हो रही थी। ये देश आपका सिर्फ अधिकार जताने के लिए है, कोई कर्तव्य नहीं है आपका इस देश के लिए रशीदी साहब। कभी आप राम मंदिर तोड़ने की बात कर देते हैं, कभी आप जिहादी ऑपरेटेड मदरसों की वकालत करने खड़े हो जाते हैं। अरे सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। परसों आर्टिकल 30 कहां चला गया था? इन्होंने बोला मस्जिदें तोड़ परसों जब मैंने आर्टिकल 30 पे बात करने की कोशिश की, आपकी सिटीबिटी गुम हो गई थी। दीपक जी आपके पास जबान ही नहीं थी, आप बोलने को लिए तैयार नहीं थे आर्टिकल 30 पे। आज आर्टिकल 30 कहां से आ गया? आज आर्टिकल 30 कहां से आ गया? आप आम को सीधे अंगूर बोलने लगते हैं, इसलिए मैं बीच में टोकता हूं आपको। मैंने आर्टिकल 30 सुबह कंक्लूड करिए, मौलाना साहब की आवाज नहीं। 5 more seconds, ये चुप हो जी। दीपक जी, मैं अभी लखनऊ में बैठी हूं, मैं परसों एक आसिफी मस्जिद में जाकर बैठी, बहुत पॉजिटिव माहौल, बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैंने वहां का इतिहास पता किया तो मुझे पता चला कि अवध में कुछ नवाबों की ऐसी सीक्वेंस रही है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करी है। उन्होंने मस्जिदें या तो जमीन खरीद के बनाई हैं या दान दी हुई जमीनों पर मस्जिद बनाई है। उन मस्जिदों में आपको अच्छा महसूस होता है। आसिफी मस्जिद जैसी मस्जिद के मैं साथ खड़ी हूं। हमारा देश एक सेक्युलर देश है, लेकिन जो मंदिर विध्वंस करके, मंदिर विकृत करके, हमारी संस्कृति को तबाह करके, नाश करके जितनी भी मस्जिदों पे आपने मंदिर खड़े करे हैं, मैं एक भी मस्जिद, जितने भी मंदिरों को विध्वंस करके आपने मस्जिदें खड़ी करी हैं, मैं एक भी मस्जिद को मस्जिद मानने से इनकार करती हूं। एक भारतीय होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके खिलाफ बोलूं। ठीक है, के भाई के पास जाऊंगा, उससे पहले सीधे अभिषेक जैन इंदौर से मेरे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या कहना चाहेंगे इस बहस पर? क्या आपको भी लगता है कि मदरसों में जिहाद की तालीम दी जा रही है? यस, मुझे लगता है मदरसों में जिहाद की तालीम दी जा रही है। जो मदरसे नेपाल बॉर्डर से लग के जो मदरसे बने हैं, नेपाल इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ है, सारे इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट वहीं से ऑपरेट करते हैं। और जब ऑलरेडी यूपी में 8,000 9,000 मदरसे हैं, तो ऐसी लोकेशन जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है ही नहीं, वहाँ पे इन मदरसों का क्या यूज है? कोई यूज नहीं है। ये सबसे पहला, सबसे जरूरी चीज, जब हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है तो क्यों हम किसी एक कम्युनिटी को पढ़ाने के लिए सरकार अपनी जेब से पैसे खर्च करे? क्यों ना उन मदरसों में गीता, बाइबल, कुरान, सब सारी चीजें एक साथ पढ़ाई जाए? क्यों नहीं हो रहा है? ठीक अभिषेक, इसी पॉइंट को लेकर आगे चलूंगा। सीधे मैं चलता हूं यहां से के शर्मा जी के पास। के शर्मा जी, मौलाना जी ने सवाल उठाया कि एजेंसियां क्या कर रही हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि एजेंसियों के पास इन बातों की तमाम जानकारी है और कई सारे मदरसे एनआईए के स्कैनर के अंदर हैं, लेकिन क्या आप इनका तर्क मानते हैं कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दो? ये खुद जाना चाहते हैं क्या देश से बाहर? बताइए आप जरा। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बहुत ही आई ओपनर एक सब्जेक्ट को उठाया है और आपसे कई दिनों से इस विषय पर एक महत्वपूर्ण चर्चा कर, और निश्चित तौर से इसको काफी मदद मिली एजेंसियों को भी। और एजेंसी, देखिए, कानून अपना काम करेगा, निश्चित तौर से इसमें कोई दो मत नहीं है, और किसी को इस देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं है दीपक जी। लेकिन मैं आपकी इस पूरे बहस को एक थोड़ा सा बड़ा विमर्श देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका ये बहुत ही सार्थक विषय, ये सार्थकता को प्राप्त। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ठीक है, आप कानून पर, सरकार पर तमाम प्रश्न उठा सकते हैं, हम कार्रवाई करेंगे, आप उसको मुसलमानों पर अत्याचार बताएंगे, दुनिया भर का प्रचार करेंगे, नेतागिरी करेंगे, आपकी ठेकेदारी, तथाकथित ठेकेदारी चलेगी, वो सब सारी चीजें अलग है, मैं उस पर अभी कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस खुलासे के बाद यदि बहुत बड़ी जिम्मेदारी
किसी पर यदि है तो वो इस मुस्लिम समाज के उन बुद्धिजीवियों पर है, उन महत्वपूर्ण विद्वानों पर है जो इस खबर को देखते हैं और मदरसे पर चल रही कार्रवाई जो वहां पर विषय चल रहे हैं उसको देख। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आपके चैनल पे कुछ लोग जो बैठकर एक इसकी भ्रांति पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं उन पढ़े लिखे विद्वान मुसलमान ने जो बुद्धिजीवी हैं मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की, उनको देखना होगा, उनको समझना होगा कि आखिर ये जो चीजें खुलासे हो रहे हैं ये आपके ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह को खड़ा कर और यही आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। और फिर जब आप ये कहते हैं कि साहब देखिए हम पर ये हो रहा है, हम पर क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आप पहले समाज के लोग को ये समझना होगा। इन कार्रवाइयां तो होंगी ही, कार्रवाई से कोई नहीं बच सकता थी और किसी को कोई बाहर जाने की जरूरत, जैसा वो कह रहे हैं इमाम साहब, मुझे नहीं लगता कि किसी को जाने की मामले को नॉन सीरियस बनाने के लिए इस तरह के उल्टे पुल्टे आर्गुमेंट करते हैं क्योंकि आर्गुमेंट पर मौलाना साजिद रशीदी के पास कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए मैं मौलाना अल कादरी के पास जा रहा हूँ। मौलाना अल कादरी, एक बात कह के विषय को समाप्त करता हूँ। जी 10 सेकंड आपके। मौलाना साहब इसलिए उस बात को हवा में उड़ाएंगे और इधर उधर की बातें करेंगे क्योंकि इनकी ठेकेदारी तो इसी से चलती है ना। इनकी इसी की ठेकेदारी, ये कौन सा वो जो है ज्ञान की बात यहाँ पर कर लेंगे। इनकी ठेकेदारी तथाकथित नेतागिरी इसी बात की है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कभी नहीं स्वीकारेंगे इस बात को और ये चाहेंगे कि खाइयां पैदा हो, बेवजह के मुद्दे नहीं उठाएंगे। मौलाना साजिद रशीदी बहुत टाइम लिया, उनकी सरकार चल रही है, आपकी ठेकेदारी चल रही है, खुश रहिए। आपने खुद ने मान लिया मैं ठेकेदारी करता हूँ मुस्लिम समाज की, वो तो अच्छी सरकार चला रहे हैं ना, आप गलत ठेकेदारी कर रहे हैं, फंस जाएंगे किसी दिन। सरकार चल रही है इसी पर, एनआईए वाले पकड़ ले जाएंगे आपको। मौलाना अली कादरी, जुबैर नागरू, अल बदर, मदरसे से संबंध, एजाज अहमद पाल हिजबुल मुजाहिदीन शोपिया के मदरसे से निकला, नाजमीन डार हिजबुल मुजाहिदीन शोपिया के मदरसे से निकला, कई नाम बता सकता हूं, चाहे वो मुल्ला उमर हो, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, सब मदरसों की पैदाइश है। ऐसा क्यों? क्या जिहाद पढ़ाया जा रहा है मदरसों में? देखिए, पहली बात तो मैं आपको अर्ज करूं कि लश्कर तैयबा हो या इंडियन मुजाहिदीन, आप जो भी नाम रखते हैं, इसमें जो है हम कभी भी इनको सपोर्ट नहीं किए और ये अगर हमारे मुल्क के कोई खिलाफ में जाता है तो हम भी उसके मुखालिफ है। और जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं कि वहां पर जो है जहादी फंडिंग हो रही है, तो फिर वो सवाल यही उठता है कि अब हुकूमत में जो जिम्मेदार हैं वो फौरी तौर पर इस्तीफा दे दें कि वो उस हुकूमत करने के काबिल नहीं है। ठीक है, उनसे इस्तीफा दिला दे, ओवैसी को बनवा दे। मौलाना साहब, हैदराबाद से ओवैसी से आपको बड़ा प्यार है तो आप इनसे, मोदी जी से इस्तीफा दिला देते हैं, ओवैसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, चल जाएगा, फिर मदरसे अच्छे 900 की जगह 9000% से ग्रो करेंगे। यही चाहते हैं आप इसको किसी सियासी बयान में न ढालें, बल्कि तो सियासी बयान तो आप दे रहे हैं, सियासी बयान तो आप दे रहे हैं, अपने समाज के रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे, अपने समाज की गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके चैनल के झूठे प्रोपेगेंडा जो तबलीगी जमात के मुतालिक रहा, वो कोर्टों में वो जाके वो टेंट फिश हो गया, कोर्टों की फटकार पड़ी। मौलाना अली कादरी, क्या मदरसों की बात करो ना, क्या पिटा पिटाए रिकॉर्ड बजा रहे हो? एक केस भी हमारे चैनल के खिलाफ, एक सवाल भी नहीं उठा हमारे चैनल पर एनबीएसए की तरफ से। आप कुछ भी बकवास कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मदरसों की बात करो ना, आम बोलो तो कद्दू क्यों समझ आता है आप लोगों को? मदरसों की बात जहां तक है, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपके पास में कोई ठोस सबूत है तो एनआईए के पास पेश कीजिए और एनआईए को पूरा इख्तियार है कि वो आप पेश करिए ना। मदरसे चलाते तो आप जैसे मौलाना है, मदरसे चलाते तो आप जैसे मौलाना है, पेश करिए ना, देश हित में पेश करिए। पर आप यही आर्गुमेंट देंगे, हम तो विक्टिम है भाई, मार दिया, सता दिया, पाकिस्तान जाने का बोलते हैं, बांग्लादेश जाने का बोलते हैं, अफगानिस्तान जाने का बोलते हैं। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूं, ऑन रिकॉर्ड प्रूफ दिखाता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, उप सेना अध्यक्ष तेज सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बॉर्डर एरिया में ऐसे मदरसे क्यों? मौलाना साहब 1 मिनट खामोश हो जाइए। गुरमीत सिंह साहब। सबसे पहले दीपक जी, मैं आपकी चैनल को और आपको दाद देता हूं कि आपने इतना इम्पोर्टेंट इशू को उठाया है।
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नेपाल बॉर्डर के ऊपर में मॉस्क और मदरसे बनाए हैं, इसमें पूर्ण रूप से आईएसआई का खास हाथ है। ये 1980 से लेकर 1980, 90s और अभी इनके ऊपर में काम करता रहा है। देखिए, अगर आप बड़ी बात करें सिक्योरिटी की, तो जिस कल्यूसिवनेस, जिस गठबंधन, जिस नापाक गठबंधन जो चाइना, पाकिस्तान और इसके अंदर में नेपाल के अंदर में जो उन्होंने किया है, वो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मदरसे हैं और ये जो कई सेफ हाउसेस हैं जो नेपाल के अंदर में, ये पाकिस्तान की आईएसआई इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, इसको सेफ हाउसेस के लिए और न जाने किन किन नापाक इरादों के लिए इस्तेमाल करती है। और ये आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन्हीं के अंदर में इन्होंने JKIM, जो जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट था, उसका गढ़ बनाया हुआ था। यही वो जगह है जहां पर सिमी के जो टेररिस्ट वहां रहते थे। और न जाने जितने भी टेररिस्ट भारत वाले हैं जिससे पाकिस्तान का हाथ है, वो सब इसी गढ़ से चलते हैं। देखिए, बड़ी बात ये है जो हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और हर भारतीय के लिए बात ये है कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं, जो उनके आईएसआई और उसके अंदर में जो चीन मिला हुआ है, ये जो तीनों की तिगड़ी है और जिस प्रकार से ये भारत की सुरक्षा के अंदर में सेंध लगाना था। बड़ी बात ये है, देखिए, ये जो मदरसा है और ऐसे वाले मॉस्क जो फंडिंग से बनाए गए हैं आईएसआई की, जो खास गलत जो फंडामेंटलिस्ट है, जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी फंडिंग से बनाया गया है, तो उनको टेररिज्म के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जो टेररिज्म के तार अगर आप बारीकी से जाएं तो 1993 के भी जो ब्लास्ट हुए मुंबई में, उसके तार इन्हीं इलाकों में थे। बिल्कुल सही कहा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और जो हमारे भारत का भविष्य है, जो आने वाली नस्ल है, वो इस फंडामेंटलिज्म, वो इस रेडिकलाइजेशन, वो इस इंडोक्ट्रिनेशन की शिकार ना हो। ये हमारा पूरा परिवार इकट्ठा मिलकर इसके ऊपर में काम करना चाहिए। मौलाना जी, नंबर आएगा आपका। सिंह साहब, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा। मैं संगीत रागी जी को लाऊंगा और मौलाना साजिद रशीदी को लाऊंगा। मौलाना जी, आप सिर्फ अधिकार की बात करिए, घर जवाई बन के रहिए, लेकिन घर जवाई का कोई कर्तव्य तो होता नहीं ना। देश घर में कोई बीमार पड़ जाए, घर में किसी को चोट लग जाए, आप मौलाना साजिद रशीदी तो इस देश के घर जवाई है। हर बार बोलेंगे बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। अब मैं आता हूं जिहाद पर और अब मैं आता हूं काफिर शब्द पर। क्या पढ़ाया जाता है मदरसों में? एक वीडियो मिला है मुझे, ऑथेंटिक वीडियो है, ऑथेंटिक वीडियो की पहचान की है। सुनिए बच्चे क्या कह रहे हैं काफिर और जिहाद के बारे में, जरा सुन लीजिए मौलाना, ध्यान से सुनिएगा और दोनों को फ्रेम में रखिएगा। क्या आपको मालूम है काफिर क्या होता है? जी, काफिर होता है जो अल्लाह को ना माने और इनकार कर दे, और अल्लाह के रसूल को ना माने वो भी इनकार कर दे, और कुरान शरीफ को नहीं पढ़े उसको भी इनकार कर दे कि हम नहीं पढ़ते, हम नहीं मानते एक खुदा को, उसको काफिर कहते हैं। जरा আল্লাহর কথা মানে না এবং নবীর আদেশ মতো চলে না, যারা মুসলমান তারা আল্লাহর কথা শুনে আর নবীদের কথা শুনে, আর যারা কাফের তারা আল্লাহর কথা মানে না, তারা শয়তানের কথা। तो बच्चा कह रहा है काफिर शैतान की बात सुनता है, और ये मदरसा है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। संगीत रागी साहब, मैं जानना चाहता हूँ ये काफिर और जिहाद का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी के भी कुर्सी में थोड़ी देर में स्प्रिंग लगने वाली है, स्प्रिंग लगने वाली है। संगीत रागी जी। देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि आतंकवाद और मदरसों का बहुत साफ साफ एक अन्योन्याश्रित संबंध है। पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म तब बढ़ा था जब जियाउल हक वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने थे, और उस समय मदरसे अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर पर बहुतायत में बनी थी। आप जान करके हैरान होंगे कि अकेले उत्तर प्रदेश में 13,000 मदरसे हैं, जबकि बांग्लादेश के अंदर 6,000 मदरसे हैं। करीब करीब हमारे यहाँ मदरसों की संख्या वही है जो पाकिस्तान के यहाँ मदरसों की संख्या है। रही बात काफिर की, तो जब बच्चे ने जो बताया है वही परिभाषा है। जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह के पैगंबर को नहीं मानता है, और जो डे ऑफ जजमेंट को नहीं मानता है, ये तीनों को जो नहीं मानता है
वह काफिर है और काफिरों की सजा जो है वो मौत है। ये कोई और नहीं, आपको बहुत दूर जाने की नहीं। जाकिर नायक का एक वीडियो देख लीजिए, गूगल आउट करके देखिए। वो कहते हैं कि आयत 5 सूरा 9 खुली अल्लाह ने पैगंबर साहब ने इजाजत दे रखी है, काफिरों को पकड़ो और उसे मार दो। प्लीज जाकिर नायक का वीडियो एक निकालिए और उसको सारे दर्शकों को सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाकिर नायक का वीडियो निकालिए जिसका जिक्र कर रहे हैं। नीरज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, विवेक आपसे भी निकल रहा है। आप काफिरों को मारिए, हत्या कर दीजिए। दूसरी बात जिहाद के बारे में हमेशा ये डेफिनेशन दिया जाता है कि यह बुराई के खिलाफ की बात है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। प्रैक्टिकली आप देखेंगे और जो बातचीत में जो नैरेटिव बिल्ड होता है, जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, ओसामा बिन जिहाद किसके खिलाफ कर रहे हैं? वो बुराई के खिलाफ थोड़े कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद का नाम लेकर के जैसे मोहम्मद एक संस्था बनती है और वो बेगुनाहों को हत्या करती है, उसमें मुस्लिम भी शामिल है, तो ये क्या बुराई के खिलाफ है? ऐसा नहीं है। जिहाद का मतलब जो काफिर हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके खिलाफ जो धर्म युद्ध है उसी को जिहाद कहते हैं। ये बहुत साफ जान लीजिए। मौलाना साजिद आपके पास आऊंगा मैं अभी। मौलाना साजिद रशीदी का भी कोई भुलावे में रहना चाहता है। ठीक है, मौलाना अली कादरी आपके पास आऊंगा। मौलाना साजिद रशीदी क्या जवाब है इसका? क्या जवाब है? अली कादरी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट। मौलाना साजिद रशीदी को यदि आत्महत्या करने के लिए तैयार है, मैं जवाब दे देता हूँ, सुनिए। एक मिनट दीपक जी, मैं 20 सेकंड और लूंगा। दीपक जी मैं 20 सेकंड और लूंगा। लीजिए दीपक जी मैं 20 सेकंड। देखिए, यदि कोई समाज आत्महत्या करने के लिए यदि निश्चित कर चुका हो, जो मैं हिंदू समाज के लिए मानता हूं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यदि आत्महत्या करनी है तो आप डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आप सीरियसली आप डायग्नोसिस करेंगे तो आप यही पाएंगे कि एक समाज इस देश के अंदर है जो आपको हिंदुओं को काफिर मानता है, जो दारुल हरब मानता है, इस देश को दारुल इस्लाम में 2 मिनट उनको मिले थे, 2 मिनट आपको मिले, 1 मिनट उनको मिला था, 1 मिनट आपको मिलेगा। साजिद रशीदी बोलिए, लेकिन गन्ने और अंगूर की तुलना मत करिएगा। गन्ने और अंगूर की तुलना मत करिएगा, अभी से बोल रहा हूँ। तो बोलूंगा, इनको चुप थोड़ा दिमाग से बात करिएगा। हाँ सुनिए, इन्होंने 3 बातें कही हैं। देखिए 3 बातें इन्होंने कही हैं। नंबर 1, उस बच्चे ने जो कहा है कि काफिर किसको कहते हैं, वो बिल्कुल सही है। जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है अरबी ज़बान में, जो कुरान को ना माने वो काफिर है अरबी ज़बान में, जो रसूल को ना माने वो काफिर है अरबी ज़बान में। मतलब मैं काफिर हूं, लफ्ज़ है, मतलब मैं काफिर हूं, इनकार करने वाला। सुन लीजिए मेरी बात। ना मैं काफिर हूं, बता दीजिए। दीपक चौरसिया काफिर है, बता दीजिए ना नेशनल टेलीविजन पर। काफिर के माना इनकार। अगर आप अल्लाह को इनकार करते हैं आप भी काफिर हैं, अगर आप रसूल को इनकार करते हैं आप भी काफिर हैं, अगर आप कुरान को इनकार करते हैं आप भी काफिर हैं। दूसरे कुरान में कोई भी ऐसी आयत नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि काफिर की सजा मौत है। काफिर की सजा जहन्नम है, ये तो जरूर है। मतलब मैं जहन्नुम जाऊंगा, वो जहन्नम मतलब आज मौलाना साजिद रशीदी ने कह दिया मैं जहन्नुम जाऊंगा। ये नहीं है कि उसकी सजा मौत है, ये इन्होंने झूठ बोला है। अब दूसरी बात सुनिए, नहीं मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला झूठे आदमी के। अब चुप रहिए, झूठे आदमी मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब चुप रहिए, झूठे आदमी मैं आपके बीच में नहीं बोला। कंक्लूड कर ले दीजिए उनको, नहीं तो अभी वो गन्ने और अंगूर की बात कर लेंगे। कंक्लूड कर ले दीजिए, नहीं बोला, चुप रहिए। संगीत रागी जी कंक्लूड कर ले दीजिए, जवाब के लिए आऊंगा। बोलने दीजिए। अरे इनको चुप कीजिए ना, इनको चुप कीजिए ना। अरे चुप है भाई, बोलिए मौलाना साहब, बोलिए मौलाना एक साहब। आयत आप दिखा दीजिए ऐसी जिसमें यह लिखा हो कि काफिर की सजा मौत है। एक भी आयत नहीं है। दूसरे, कुरान में यह भी नहीं लिखा कहीं भी कि जहां भी काफिर को पाओ वहीं मार दो, कहीं नहीं लिखा है। न जाकिर नायक ने कहा है। मैं चैलेंज करता हूं इस झूठे आदमी को। ये प्रोफेसर है और डीयू में उल्टी सीधी बातें ही पढ़ाता है, ठीक है, इसलिए आरएसएस इसको मुंह नहीं लगाता। संगीत रागी जी प्रूफ लेने गए हैं, आपका 1 मिनट पूरा हो गया। ब्रजेश त्रिपाठी जी के पास गोरखपुर जाऊंगा और उसके बाद के शर्मा जी के पास जाऊंगा। मौलाना साहब ब्रेक भी लगा लिया करिए बॉस, ब्रेक लगा लिया करिए ना थोड़ा सा। मुझे पता है आप अति उत्तेजित आदमी हैं, आपको उत्तेजना जल्दी आ जाती है,
लेकिन थोड़ा ब्रेक लगा लिया करिए। ब्रजेश त्रिपाठी गोरखपुर से। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे इस पूरी बहस पर? क्या आपको लगता है मदरसों पर जो शक जा रहा है वो उचित है, जायज है, या हम कोई नाजायज काम कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले दीपक जी, मैं गोरखपुर की तरफ से, चूंकि मैं भारत नेपाल की सीमा पर मात्र 70 किलोमीटर की दूर पर बैठा हूं, पूरे न्यूज नेशन टीम को और आपको विशेषकर बधाई देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मुद्दे पर जो देश विरोधी कानून, राष्ट्र को तोड़ने वाले जो शिक्षा देने का काम मदरसे कर रहे थे, उस पर आपने एक विस्तृत रिपोर्ट समाज के सामने, देश के सामने रखी है। ये मदरसे जिहादी पैदा करते हैं, जिहादी लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जिहाद में पैसे कहां से आते हैं? इनकी फंडिंग कहां से होती है? इसमें आने जाने वाले लोग कौन हैं? इसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो मदरसे की इर्द गिर्द के ना होकर बाहरी लड़के क्यों आते हैं पढ़ने के लिए? स्कूल कॉलेज स्थानीय बच्चों के लिए होती है, न कि बाहर के लिए होते हैं। और इनकी शिक्षा के लिए इसमें जो मानसिकता की शिक्षा दी जाती है वो इस्लामीकरण, हवाला, गैर कानूनी धंधे, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और खास करके जब से भारत और नेपाल की सीमा जो खुली हुई है उसमें चीन के प्रवेश के नाते जो माओवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, और इन सारे केंद्र के बीच में ये जिहादी मानसिकताओं का ये जो दुकान लगा है मदरसे, शिक्षा के आड़ में इन्हें देश विरोधी, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, आपने बड़ी बेबाक राय रखी। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि गोरखपुर से आपने फर्स्ट हैंड अकाउंट बताया। के शर्मा जी, यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, तमाम लोग विरोध तो कर देते हैं, सीएए की बात आई, कल फिर से विरोध शुरू हो गया, जेपी नड्डा जी के बाद का वो फिर मुसलमानों के खिलाफ कानून हो गया। मुझे ये नहीं समझ आता है, फंडामेंटल राइट की तो ये बात करते हैं, लेकिन इनको जो फंडामेंटल कर्तव्य है उसकी बात क्यों नहीं करते? संगीत रागी जी, आप निकाल रहे हैं, मुझे पता है, मैं आपको 1 मिनट में लेता हूं। पहले के शर्मा जी। देखिए दीपक, और जनरल बख्शी भी जुड़ गए मेरे साथ, आदरणीय बख्शी, जनरल बख्शी। यही तो दुर्भाग्य है, ये समाज जो मुस्लिम भाई जो हैं, इनके पिछड़ेपन का जो महत्वपूर्ण कारण है उसमें यही सब तत्व है। ये जो प्रमुख लोग हैं जिनको नेतृत्व करना चाहिए मुस्लिम समाज का, और कम से कम उनको एक अच्छी बात बतानी चाहिए, अच्छी चीज सिखानी चाहिए, और उनको उनके राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को भी समझाने की आवश्यकता होनी चाहिए। उसकी जगह वो केवल हर समय यदि केवल एक आड़ लेकर अपने आप को पीड़ित बताने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके जो है उनकी कार्रवाई अलग होती है, कथनी अलग होती है, करनी अलग होती है, तो ये उनके समाज को ही पिछड़ा करती है। आप पूरे ट्रिपल तलाक के मसले पर आपने देखा हो, पूरे ट्रिपल तलाक के मसले पर पूरे एपिसोड में इन्होंने क्या किया? ये हमेशा इस बात को कहते गए पहले कि ये साहब हमारे अंदर का मामला है, ऐसा है, और इस पे आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नंबर 1, पहले महिलाओं के दुख दर्द का इनको कोई चिंता ही नहीं था। इसके बाद जब इसे तब हम अपने अंदर सुधार कर लेंगे, हमें छोड़ दीजिए, हमारे अंदर हम कर लेंगे। फिर वो भी नहीं किया इन्होंने। कानून बन गया तो कानून को नहीं मानेंगे। तो ये जो प्रमुख रूप से इस तरह का जो नेतृत्व करते हैं इस समाज में, जो तथाकथित नेता बनते हैं, यही इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, मैं सीधे मौलाना अली कादरी के पास इसी पॉइंट को लेकर चलता हूं। तब तक संगीत रागी जी तैयार हो रहे हैं। मौलाना अली कादरी के बाद संगीत रागी जी, आपका नंबर है। मौलाना अली कादरी, आपके नजर में काफिर कौन और जिहाद क्या है, मुझे बता दीजिए। देखिए, काफिर कोई जो है वर्ड, आप उसको कोई अपनी अपमान मत समझिए, बल्कि इनकार। अभी तो बोल दिया मौलाना ने, मौलाना साजिद रशीदी ने बोल दिया जहन्नुम जाऊंगा मैं। नेशनल टेलीविजन पर बोला उन्होंने, जहन्नुम जाऊंगा मैं। काफिर वो है जो जहन्नुम जाता है, मैं जहन्नुम जाऊंगा। अभी बोला उन्होंने। जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता है, इनकार नहीं करता है, वो काफिर है। और हमारे मजहब का ये, अरे पूरी दुनिया को क्या अल्लाह का रसूल मानने की जरूरत है? एक लॉजिकल पॉइंट बता दीजिए, क्या पूरी दुनिया को अल्लाह का रसूल मानने की जरूरत है? क्या यहीं से गजवा हिंद शुरू होता है? क्या यहीं से इस्लामिक स्टेट शुरू होती है? काफिर शब्द से पूरी दुनिया भाई चौरसिया जी सुनिए बात, पूरी दुनिया इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा दौर आएगा कि जहां पर सारी दुनिया में लोग इस्लाम कबूल करेंगे, ईमान कबूल करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल को मानेंगे। ये हमारा अकीदा है। एक दिन मतलब इसके लिए आप जिहाद करेंगे?
निर्दोषों को मारेंगे, टीचर का सर कलम कर देंगे पेरिस में क्योंकि उन्होंने कार्टून दिखा दिया पैगंबर साहब का। क्या बात कर रहे हैं मौलाना अली कादरी, ये अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको इस बयान पर। सुबी खान को लेकर आऊंगा, सुबी खान, इनको शर्म नहीं आती इस बयान पर। एक दौर आएगा हर कोई मुसलमान होगा, जिस तरह के आप देख रहे हैं अमेरिका यूरोप में लाखों की तादाद में लोग मुसलमान हो रहे हैं। एक दिन आएगा हर कोई इस्लाम के सही सच्चे पैगाम को मानेगा और इस्लाम कबूल करेगा। ठीक है, के शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? के शर्मा जी, आ गया इनका गजवा हिंद, आ गया इनका गजवा हिंद। मैं यही कहना चाहता हूं, क्या मानसिकता है ये, क्या मानसिकता है? सेक्युलर कहते हैं आप अपने आप को। मानसिकता है, यही मानसिकता है जो बहुत खतरनाक है। और एक तरफ तो ये दुहाई देंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, फसाद नहीं होगा, जंग नहीं होगी, कोई जहाद नहीं होगा, लोगों में जैसा शऊर होगा, तालीम याफ्ता होंगे और अल्लाह रसूल के पैगाम को समझेंगे, कुरान को। ठीक है, संगीत रागी जी बहस आप आगे ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुबी खान ये कह रहे मौलाना अली कादरी, एक ने कह दिया आप काफिर है, जहन्नुम जाएंगे। मौलाना अली कादरी कह रहे हैं कि हमारा ये अकीदा है कि आने वाले समय में सब मुसलमान होंगे और कोई धर्म बचेगा ही नहीं, तब जिहाद नहीं होगी। ये इनका एक्सप्लेनेशन है। जी दीपक जी, देखिए पूरे देश के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? पूरे दुनिया को इन्हें मुसलमान बनाना है, पूरी दुनिया को इन्हें इस्लामिक स्टेट बनाना है, यही इनका एजेंडा है। देखिए अल्लाह तो ऐसा नहीं हो सकता, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, जिसने हर संस्कृति बनाई है, हर कंट्री के लोग बनाए हैं, पूरा संसार बनाया है, वो इतना संकीर्ण मानसिकता का नहीं हो सकता कि अपने आप को फैलाने के लिए उसको इन फर्जी मौलानाओं की जरूरत पड़े। दूसरी बात, दीपक जी मैं ऐसे चिल्लम चिल्ली में बात, मौलाना अली कादरी जी मैंने आपको पूरा मौका दिया, मौलाना अली कादरी को ऑडियो नहीं जाएगा, मौलाना साहब अपने टाइम पर अपनी बात करेगा। सुबी खान जी, फिर मैं संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। जी दीपक जी, देखिए मुसलमान का मतलब होता है जिसका मुसल्लम ईमान हो, ईमान का मतलब होता है जो अपने कर्तव्य का पालन करना जानता हो। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। हजरत अली को मानेंगे, इमाम हसन को मानेंगे, इमाम हुसैन को मानेंगे, या हम लोग यजीद को मानेंगे, माविया को मानेंगे, अब्दुल मलिक को मानेंगे, हम लोग एपीजे कलाम को, ब्रिगेडियर उस्मान को, इब्राहिम गार्दी को मानेंगे, या अजमल कसाब, बुरहान वानी को और अफजल गुरु को मानेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से अपील करना चाहती हूं कि आसिफी मस्जिद जैसी मस्जिदों को हमारे समाज में पलकों पे उठाया जाता है, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी मंदिर विध्वंस करके बनाए गए विवादित ढांचों को अब हम मस्जिद मानने से इनकार करते हैं। हिंदू भाई तो बाद में करेंगे, पहले एक मुसलमान उसको मस्जिद मानने से इनकार करता है। और ये रशीदी साहब, इनको मैं बोलती हूं, जो कह रहे थे ना कि राम मंदिर तोड़ के हम तुम्हारा मस्जिद बनाएंगे, रशीदी साहब अब भारत जाग चुका है। जो नजरें आपकी हमारी संस्कृति की तरफ देखेंगी ना, वो आंखें उखाड़ के फेंक दी जाएंगी। और ये कोई अटैक नहीं है, ये कोई इलीगल काम हम नहीं कर रहे हैं। हमारी एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोल रही हूँ, आईपीसी का सेक्शन 96 to 106 सेल्फ डिफेंस की बात करता है, जो अपने पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले की जान भी ले सकते हैं। अब हम अपना डिफेंस करना जान गए हैं, हम फर्जी गंगा जमुनी तहजीब में नहीं बैठेंगे। अब अगर सेक्युलरिज्म की बात होगी तो रियल सेक्युलरिज्म की बात होगी। अगर दीपक चौरासिया जी से आप उम्मीद करते हैं कि वो टोपी लगा ले तो सुकुई खान भी तिलक लगा के मंदिर जा सकती है। रियल सेक्युलरिज्म की बात करिए। बहुत लोग कर दिया आपने, देश को तोड़ तोड़ के खा गए हैं आप। नहीं, इन्होंने तो बोल दिया मौलाना साहब, अगर मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, वादा कर रहा हूँ नेशनल टेलीविजन पर संजू वर्मा जी जुड़ गए, बीजेपी की प्रवक्ता, उनके पास जाऊंगा। पहले संगीत रागी और मेजर जनरल जीडी बख्शी। संगीत रागी जी, इन्होंने चुनौती दी थी आपको कि कुछ भी बता दीजिए जिहाद के बारे में, कि लोगों को मारना जिहाद नहीं है, बता दीजिए इनको। और मौलाना साजिद रशीदी बीच में मत बोलिएगा जब संगीत रागी बोल रहे हो तो। अयोध्या में खड़े होकर दीपक जी बिल्कुल बोलिए। आयत सूरा 8 आयत 12, सूरा 8 आयत 12, आई शैल कास्ट टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ इनफाइडल्स, स्ट्राइक ऑफ देयर हेड्स, मेम देम इन एवरी लिम्ब। मैं जो काफिर है उसके हृदय में टेरर पैदा कर दूंगा, स्ट्राइक ऑफ देयर हेड्स, उनके सर को कलम कर लो, मेम देम इन एवरी लिम्ब, उनकी एक एक पसलियां तोड़ दो। ये सूरा 8 आयत 12। फाइट एंड स्ले द पैगन, सूरा 2
आयत 191, सूरा 4 आयत 91। फिर आप सुनिए, मेक ए वार ऑन अनबिलीवर्स, जो ईमान में विश्वास नहीं करता है, इस्लाम में विश्वास नहीं करता है, मेक ए वार ऑन अनबिलीवर्स टिल द अल्लाह रिलीजन रेंज सुप्रीम, सूरा 8 आयत 39। ओ प्रोफेट एक्सॉर्ट द बिलीवर्स टू फाइट, जो तुम्हारे इस्लाम में विश्वास करते हैं उसको युद्ध करने के लिए तुम उत्साहित करो, सूरा 8 आयत 65। मैं कितना गिनाऊं? छोड़ दीजिए संगीत रागी जी, ये मौलाना साजिद रशीदी नहीं समझ पाएंगे, ये तो मदरसों में भी नहीं पढ़े, एबीसीडी इनको क्या आती होगी। इंडिया से आई है, मैं जवाब दे देता हूं। मौलाना साहब पहले ए से जेड तक पढ़ के सुना दीजिए, फिर इसके बाद बताइएगा। साजिद रशीदी जो है वो साजिद रशीदी जो है वो ट्रांसपोर्टर है। आप उसको अरे झूठे आदमी में जवाब देता हूं, कसाई आदमी, अरे झूठे आदमी में जवाब देता हूं, प्रोफेसर के साथ बिठा जा सकते हैं, झूठे आदमी में जवाब दे देता हूं। बेहुदे और डीयू में आप क्या पढ़ाते हैं, मैं बैठने से मना करता हूं। डीयू में आप क्या पढ़ाते हैं? यदि इस बेहुदा को यदि आप नहीं हटाते हैं, यदि इस बेहुदे को नहीं हटाते हैं, तो मैं आपका शो छोड़ करके जा रहा हूं, क्योंकि मैं आदमी और बेहुदे आदमी के साथ। अरे व्यक्तिगत नहीं, अब जनरल बख्शी के पास चलते हैं, प्लीज व्यक्तिगत ना हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते। मौलाना साहब झूठे झूठे बोल रहे हैं आप शुरू से, नहीं तो आपसे बड़ा झूठा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहुदे मौलाना को रोकिए, इस बेहुदे को रोकिए। ठीक है, मैं सीधे चल रहा हूँ जनरल बख्शी के पास। जनरल बख्शी, बहुत डिस्कशन हो चुका है, माफ कीजिएगा मैं आपके पास लेट आ रहा हूँ। काफिर क्या है, जिहाद क्या है, और मदरसों में जिहाद और काफिर की डेफिनेशन क्यों पढ़ाई जा रही है? आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आपने इतनी एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज की हैं, आप दुनिया के हर बड़े सम्मेलन में जाकर भाग लेते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है जिहाद का, जिसको चंद लोग लेकर घूम रहे हैं, और मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना अली कादरी जैसे लोग उस जिहाद का समर्थन करते हैं? देखिए, मैं हितैषी हूं, जो भी हिंदुस्तानी है उसका, चाहे उसका मजहब कोई भी हो, ठीक है। हमारी फौज में ब्रिगेडियर उस्मान जैसे महावीर चक्र शहीद मरणोपरांत, हमारी ही फौज में परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद, क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र, और हिंदुस्तान की फौज में हम एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि सर्व धर्म समभाव, ठीक है। आप उस रूहानी ताकत को, आप पानी को तन्नी बोलो, वाटर बोलो, जल बोलो, जौल बोलो, वो प्यास बुझाता है। आप उस मालिक को किसी भी नाम से लो, वो सबका कायनात का मालिक है, केवल मुसलमान का मालिक नहीं है, पूरी कायनात का मालिक है वो। और अगर ये भाव से आप आए तो इस दुनिया में जो है खून खराबा, मर कटना बहुत कम हो जाएगा। और आज समय आ गया है कि जो मॉडरेट मुस्लिम्स है, जो एनलाइटेंड मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको असर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि वो जो जिहादी माइंडसेट वाले हैं, जो पागलपने के माइंडसेट में है, जो कत्लो गारत करना चाहते हैं, उससे उभरे, ताकि जब आप कहीं जाएं किसी दूसरे देश, तो पहले आपको रोक के मुसलमान नाम पढ़ के पासपोर्ट पे आपके तिगने चौगने चेक्स ना हो। देखिए, वो मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं मानता हूं, जिन्होंने बहुत अपने मुल्क की सेवा की है, खिदमत की है, वफादारी की है। तो ये जो है आपको 7वीं सेंचुरी के माइंडसेट, मदीना के माइंडसेट, मक्का के माइंडसेट पे वापस जाए, मदीना के लड़ाई के उस वक्त की जो हालतों में लिखा गया था उस माइंडसेट पे ना जाए। ये आपकी बेहतरी इसके अंदर है, मुल्क की बेहतरी इसके अंदर है, दुनिया की बेहतरी इसके अंदर है। नहीं तो ये मरने काटने कटने का दौर चलता रहेगा। आई एम राइट, एवरीबडी एल्स इज रॉन्ग, ये बहुत गलत एक नजरिया है, मैं समझता हूं। बहुत सोच ही गलत है,
तो बेसिकली जनरल बख्शी कह रहे हैं ये जिहाद और जो सो कॉल्ड काफिर शब्द है ये सोच ही गलत है, ये सोच ही गलत है। मौलाना अली कादरी में आपके नहीं, साजिद रशीदी जी बाकी रह गए। संजू जी मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। साजिद रशीदी जी एक काउंटर, लेकिन सभ्य समाज की बात करिएगा, अपना जिहाद टीवी पर मत दिखाइएगा। मुझे आप ये बताइए, क्या संगीत रागी जी की बात जो उन्होंने कोट करके कही है कुरान से, क्या उसका कोई एक्सप्लेनेशन है? और आपने तो कुरान पढ़ी नहीं होगी मियां, पढ़ने लिखने से आपका कोई लेना देना तो है नहीं, तो कोई नया तर्क दे दीजिए आप यहां पर। देखिए जनरल बख्शी ने जो बात कही बहुत अच्छी कही है, मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन आपने उसका भी मतलब गलत निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि आपकी सोच ही गलत है। चलिए अच्छी बात है, जब तक आप आपकी सोच सही, मैं जहन्नुम जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी लपेट कर लेके जाऊंगा। मौलाना ऐसे कमीन लोगों की वजह से जरूर हिंदुस्तान में नफरत फैलेगी, बिल्कुल ऐसी कमीन फितरत लोगों से जरूर नफरत फैलेगी। आपने जनरल बख्शी के मतलब को भी गलत निकाल लिया, आपकी सोच में ही खोट है। जब आप क्या बोलोगे सब, जब जवाब नहीं होगा तो आप सोच की खोट का जवाब दे देंगे, जिहाद बोलेंगे। अभी आपके साथी मौलाना बोल के गए कि एक दिन सभी लोग इस्लाम को मानेंगे, इस्लाम इकलौता धर्म बचेगा। इसमें भी बोल दीजिए ना मौलाना साजिद रशीदी, इसमें भी बोल दीजिए। भुगतना पड़ेगा। और आप तो बैठे ही यहाँ, सुनिए, आप तो बैठे ही यहाँ, उन गरीब मुसलमानों को भुगतना पड़ता है जो मॉब लिंचिंग के शिकार होते हैं। शर्म करो, एक इंसान तुम्हारी वजह से मरता है, एक इंसान तुम्हारी वजह से जाता है, तुम्हारी नफरत फैलाने की वजह से जाता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर देश का एक मौलाना साहब, ये मोरलिटी का लेक्चर कभी अपने आप को देना, कांच के सामने खड़े होके हालत है तुम्हारी, कांच के सामने खड़े होके मोरलिटी का लेक्चर आप देना अपने आप को। संजू वर्मा जी मैं यहाँ पर आपको लाना चाहूंगा। अभी मौलाना अली कादरी कह के गए कि एक दिन ऐसा होगा पूरी दुनिया में इस्लाम का शासन होगा, कोई काफिर नहीं बचेगा। ये कौन सी सोच है, ये कौन सी मानसिकता है? दीपक जी, मैंने बड़े धैर्य से सभी जो पैनलिस्ट हैं उनकी बातों को बड़े गौर से सुना। मेरी बस ये टिप्पणी है कि ये बहुत ही क्लियरली प्रूवन बात है कि जो मदरसा हैं भारत में अलग अलग संख्या बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं 8,000 के करीब मदरसा हैं, कुछ कहते हैं 30,000 से ऊपर के मदरसा हैं। बात सिर्फ इतनी है कि क्या मदरसा जिहादी सेंटर्स हैं जो कट्टरपंथ मुस्लिम विचारधारा है, क्या उसको यहां पर पनपने का मौका मिलता है, बढ़ावा मिलता है? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका सरल जवाब है हाँ। ये कहना कि सभी मदरसाओं को एक ही साथ पेंटिंग एवरीथिंग विद अ ब्लैक ब्रश इज नॉट राइट, ये बात सही है। पर प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर जो मेजॉरिटी मदरसा हैं दे आर द नर्व सेंटर्स ऑफ जिहादी आइडियोलॉजी। ये बात तो तय है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भाई जो डैनियल पर्ल थे जिनकी हत्या कर दी गई कुछ साल पहले आईसिस ने, और ओमर सईद थे उनके किलर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ओमर सईद तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थे, तो क्या आप अभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को एक जिहादी नर्व सेंटर बोलोगे? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज डोंट कंपेयर एप्पल्स विद वाटरमेलन्स, क्योंकि हर मदरसा में हाँ कुछ मदरसा होंगे जो इंग्लिश, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, मैथ्स वगैरह पढ़ाते होंगे, पर ज्यादातर क्या पढ़ाते हैं? कुरान की टीचिंग्स, कुरान की इंटरप्रिटेशन, फतवा जिसको जो मुस्लिम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो, प्लस हादित, तावीद, तफसीर, फिक, ये सब क्या है? बेसिकली द टीचिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। और ये क्लियरली कहा गया है मदरसा की पढ़ाई में। बहुत लोग कहते हैं, हमारे मुसलमान दोस्त भी हैं और कई बहुत प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं, तो सबको यह कहना कि हर मुस्लिम कट्टरपंथी में विश्वास रखता है, यह नाइंसाफी होगी। पर मैं ये बता दूं कि मदरसा में यह क्लियरली कहा जाता है दैट आवर पर्पस इज टू इम्पोज शरिया लॉ। तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं यही आपको रोकने के लिए कहूंगा विमल सक्सेना, मेरे दर्शक लखनऊ से जुड़ गए। संजू जी मैं आपसे ही बहस शुरू करूंगा 9:30 बजे की। विमल सक्सेना क्या कहेंगे इस बहस को सुनकर? क्या आपको लगता है मदरसों पर सवाल उठना चाहिए और जिहादी सोच वहां से बढ़ रही है? बिल्कुल दीपक जी, एकदम सही बात हूँ तो न्यूज़ नेशन का इस मामले में बहुत धन्यवाद मुझे करना चाहिए। आप देखिए कि सिर्फ तराई क्षेत्रों में, आप नेपाल से सटे इलाकों के सनौली और आसपास के क्षेत्रों में चिन्नौट, बुटवल, बैरवा वगैरह इलाके जो नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के परसेंटेज में इजाफा हुआ है।
उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। और इसी को लेकर आपको याद हो कि कोरोना काल से पहले एक कार्यशाला आयोजित हुई थी जिसमें भारतीय अधिकारियों ने नेपाल के लोगों को बुलाकर ये बताया था किस तरीके से मदरसों में विदेशी फंड आ रहा है। इसको लेकर 2-3 कार्यशाला मेरे ख्याल से आयोजित हुई थी ये कोरोना काल से पहले। और मदरसों में क्या स्थिति है आप देखिए, अभी शोपिया में जामिया सिराजुल उलूम मदरसे से 3 शिक्षक पकड़े गए। बिल्कुल सही विमल जी, बिल्कुल सही। और हमने दिखाया था कि कैसे 13 टॉप के आतंकी उस शोपिया के मदरसे से निकले हैं, अब वहां के टीचर भी गिरफ्तार हैं। ये क्या हो रहा है, ये सवाल पूछेंगे तो सीधे अंगूर और अनार का कंपैरिजन शुरू हो जाएगा मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से। अभी एक दर्शक ने कुछ विशेषण का इस्तेमाल मौलाना साजिद रशीदी ने मेरे लिए किया है, उन पर बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में हमारा आज का मुद्दा है कि क्या मदरसों में जिहाद की शिक्षा दी जा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे मदरसे इस वक्त एनआईए के रडार पर हैं। साथ ही साथ हमने नेपाल इंडिया बॉर्डर पर एक इन्वेस्टिगेशन किया है जहां पर पाया है कि 900% की रफ्तार से वहां पर मदरसे बढ़े हैं। ऐसे इलाकों में भी बड़े बड़े मदरसे बन गए हैं जहां पर मुस्लिम आबादी है ही नहीं। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? मेरे सहयोगी विकास चंद्रा और हमारे न्यूज नेशन के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र पुंडीर ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है पिछले 10 दिनों के अंदर, जिसका खुलासा हम एक के बाद एक आपको कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है काफिर कौन है, सवाल यह है जिहाद क्या है, क्या हर मुसलमान को जिहाद करनी चाहिए? मैं आपको एक बयान सुनवाता हूं, उससे पहले पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। संजू वर्मा नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे साथ है। हमारे साथ सुबही खान है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और एडवोकेट है। मौलाना अली कादरी हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं एक स्टेटमेंट जो आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा, और खास तौर पर यह बात पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। बात बात पर भारत को परमाणु बम की खोखली धमकी देने वाले शेख राशिद का एक बयान आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि जो मुसलमान जिहाद नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। सुनिए उनको एक बार। इस्लाम में जिहाद फर्ज है, जो मुसलमान जिहाद से इनकार करता है वो मुसलमान नहीं है। इस्लाम में जिहाद फर्ज है, जो मुसलमान जिहाद से इनकार करता है वो मुसलमान नहीं है। शेख राशिद साहब, मौलाना साहब सही कह रहे हैं शेख राशिद? आप भी जिहाद का ये इंटरप्रिटेशन मानेंगे कि जो आदमी जो मुसलमान जिहाद ना करे वो मुसलमान नहीं है? अरे भाई हम पाकिस्तान में थोड़े ही हैं। अरे आपसे किसने पूछा सर? मैं मौलाना अली कादरी से पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान की बात करो। देखिए हिंदुस्तान की बात करो, हमसे पाकिस्तान की बात ना करो। पाकिस्तान आपको मुबारक। प्रेम आपको ये सबसे ज्यादा उससे, तभी खड़े होते हैं उसके साथ। हम नहीं है, नहीं पाकिस्तान के मुरीद आप हैं, हम नहीं है। मौलाना अली कादरी बताइए, जवाब दीजिए आप। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी जी, आपने जो किया ना, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कोई सभ्य मौलाना नहीं कर सकता। तो मैं आज से आपको असभ्य मौलाना की कैटेगरी में रख रहा हूं। मौलाना अली कादरी जवाब दीजिए। गलत किया, जनरल बख्शी की बात को गलत कर दिया आपने। जनरल बख्शी ने इतना अच्छा बयान दिया था, आपने उस बयान को भी तोड़ मरोड़ दिया। ठीक है मौलाना पत्रकार हैं, मैं फिर कहूंगा आपसे जनरल मौलाना अली कादरी, साजिद रशीदी का ऑडियो नहीं प्लीज, गलत साबित बिहार के बीच में बोलेंगे। मौलाना अली कादरी, मैं पहले मैं बयान करूं कि मैं सईदुल कादरी हूं, और दूसरी बात यह है कि आपको मैं ये बयान करूं कि पाकिस्तान जो है एक कठपुतली मुल्क है, और उसने जो है किराए के टट्टुओं को जमा किया अमेरिका की मदद के लिए और फंडिंग हासिल की, तालिबान को खड़ा किया ताकि वो रूस के साथ जंग लड़ सके। तो उनके पास तो किराए के टट्टुआ जमा करने के लिए वो किसी तरह लोगों को उकसाते हैं। मैं आपको बयान करूं, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग से आ रहे और आपने फरमाया कि हम छोटी जहाद से बड़ी जहाद की तरफ जाते हैं। फरमाया तलवार से लड़ना एक छोटा जहाद है, लेकिन अपने नफ्स से लड़ना, जिंदगी तमाम बुराइयों से लड़ना बड़ी जहाद।
तो ये मौलाना साजिद रशीदी को समझा दीजिए ना, पढ़ने लिखने से इनका कोई लेना देना नहीं है। जनरल बख्शी मैं आपके पास आता हूँ, क्या ये इंटरप्रिटेशन ठीक है? अरे आप समझिए ना इसको संजू जी, मैं एक जनरल बख्शी के बाद सीधे आपके पास पत्रकारिता के नाम पे धब्बा है। देखिए आप समझिए इसको। इनको ऑडियो कम करिए मौलाना साजिद रशीदी का। अच्छा देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि यस, इस्लाम में जिहाद के 2 लेवल कहे जाते हैं, अफजल जिहाद, असगर जिहाद। छोटी जिहाद उस वक्त की जाती है जहां तक मुझे मालूम है और जहां तक मेरी नॉलेज है, और काफी है ये, जबकि आपका मजहब खतरे में हो, जब आपको कोई अजान देने से रोके, जब कोई मस्जिदों को तोड़े, जब कोई और आपको जो है अपने कोई आपको दखलंदाजी करे, उस वक्त जो है आप तलवार उठाकर जो असगर जिहाद है वो करते हैं। अफजल जिहाद जो है वो, जैसे कि बता रहे थे मौलाना साहब, अपने अंदर की लड़ाई, अपने अंदर जो लड़ाई है अपनी बुराइयों के साथ, अपनी खराबियों के साथ, वो ऊंची जिहाद। कहना बड़े अफसोस से ये पड़ता है कि CIA ने, सऊदी अरेबिया की मुखाबरात इंटेलिजेंस एजेंसी ने अरबों डॉलर खर्चे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साउथ में, बलूचिस्तान के इलाके में एक मदरसाओं का फैक्ट्री लगा दी, जिहाद फैक्ट्री लगा दी, जिसमें कोई 80,000 से 1 लाख जो है स्टूडेंट्स ट्रेन करके लड़ने भेजे रूसियों के साथ। लड़ मर कट गए, वो देश बर्बाद हो गया। अफगानिस्तान में एक ईंट साबुत नहीं रही था। ये तो तबाही करी है पाकिस्तान ने उस मुल्क अफगानिस्तान की, मजहब का नाम लेकर कि वो स्ट्रेटेजिक स्पेस बने। अब समय आ गया है कि हमारे मुसलमान भाई औरों को अपना जो है बेवकूफ ना बनाने दे, औरों को उनको इस्तेमाल ना करने दे, मोहरे ना बनाए, कत्लो गारत के मोहरे ना बनाए। ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल को संजू वर्मा से लेता हूं, फिर सुबी खान और मौलाना साजिद रशीदी के पास जाऊंगा। सर एक मिनट, संजू वर्मा जी, क्या भारत के कुछ तथाकथित मुसलमान जो अपने आप को अपने समाज का लीडर कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मोहरे बने हुए हैं? मैं नाम लूंगा तो पेट में दर्द हो जाएगा। पाकिस्तान का, ISI का, ISIS का मोहरे बने हुए हैं ये? दीपक जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। मैं पहले तो आश्चर्यचकित हूं जिस तरह मौलाना रशीदी ने आप पर व्यक्तिगत रूप पे टिप्पणी की। मैं इसका पूरी तरह से खंडन करती हूं। खैर, अभी मुद्दे पर आते हुए मैं ये कह दूं, जो मैंने पहले भी कहा कि नॉट एवरी मुस्लिम इज अ रेडिकल। हर मुसलमान प्रतिगामी मानसिकता का नहीं है, रिग्रेसिव माइंडसेट का नहीं है। देयर आर मेनी प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स, प्रगतिशील मानसिकता के बहुत मुसलमान भाई बहन हैं। ये कहते हुए मैं एक चीज आपके दर्शकों के लिए बड़ी साफ तरीके से बोलना चाहती हूं और पूरे डंके की चोट पे जिम्मेवारी से बोलना चाहती हूं। हर मदरसा आतंकी संगठन नहीं होता। एवरी मदरसा इज नॉट अ टेरर हॉटबेड, बट हर आतंकी संगठन का कहीं ना कहीं किसी ना किसी मदरसे के साथ जरूर कोई ना कोई लिंक जरूर रहा है। और आप देख लीजिए, दुनिया भर में, पाकिस्तान, चीन, भारत की बात तो क्या करें, जो टर्की में बॉम्बिंग हुई, चार्ली हेब्डो का अटैक देख लीजिए, ब्रसल्स में जो बॉम्ब का आक्रमण हुआ, मक्का मदीना में जो अटैक हुआ, ऑरलैंडो नाइट क्लब में जो बम का आक्रमण हुआ, हर जगह कौन है? हु इज द कल्प्रिट? रेडिकल इस्लामिस्ट, जो कट्टरपंथी जिहादी माइंडसेट, मानसिकता के लोग हैं। और ये हमेशा डंके की चोट पे कहते हैं कि हम मदरसा से पढ़ के आए हैं, हम शरिया लॉ में विश्वास रखते हैं, हम भारत में मुस्लिम लीग ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा देंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि मदरसा होती है एजुकेशन के लिए। 2001 से 2011 में 10 लाख से 17 लाख हो गए मदरसा में एजुकेशन के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है पास हायर एजुकेशन कितनी है? नंबर ऑफ पीपल हु पास्ड आउट फ्रॉम मदरसाज, और जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की, वो 17%, ओनली 17%, 17%। उसमें से उच्च शिक्षा मदरसों से जो मुसलमानों ने शिक्षा ग्रहण की, दैट वाज इवन लोअर, सिर्फ 11%। ओनली 11% पीपल जो मदरसाओं से पास हुए, उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। तो मैं ये कहना चाहती हूं, जब आप मदरसा में पढ़ाते ही हैं अरबिक, कुरान की टीचिंग्स, ताफीद, तफसीर, तो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कैसे करेंगे? आप मदरसा में बनाते हैं मौलवी, मौलाना रशीद जैसे लोग जो आकर यहां दीपक चौरसिया जैसे वरिष्ठ पत्रकारों पर टिप्पणी करते हैं। तो ये जरूर कहूंगी कि आप लोग
एक तो अपनी कट्टरपंथी मानसिकता छोड़ दीजिए। अब ये पुराना भारत तो रहा नहीं 1947 का, ये 2020 का भारत है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग बार बार जो बोलते हैं स्टेट फंडिंग चाहिए, इंडिया में 6 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, 6 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज, 17,000 वक्फ प्रॉपर्टीज तो सिर्फ पंजाब में है। तो आप लोग कभी अपने वक्फ के जो कर्ता धर्ता है उनसे आपने कभी फंडिंग क्यों नहीं मांगी? ठीक है, मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूं। बख्शी साहब, हमको क्लोज करना है, एक छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से। देखिए, इस्लाम के 3 पिलर्स हैं और 2 पिलर्स को लोग बिल्कुल भूल गए हैं, वो है इज्मा, इज्तिहाद। और मैं आज गुजारिश करूंगा तमाम मौलाना लोगों से कि इज्मा और इज्तिहाद पे ज्यादा जोर दिया जाए। इज्मा है कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, लोगों को एक मत करना, और इज्तिहाद है इंडिपेंडेंट रीजनिंग। हर किसी को हक है कि वो खुद कुरान पढ़े और अपने फैसलों पे आए, कोई उसको थोपा नहीं जाए उसके ऊपर एक मानसिकता। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, 20 सेकंड, लेकिन ये कहते हुए कि आपने अगली बार से अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। मौलाना साजिद रशीदी जी बोलिए। देखिए एक बात सुन लीजिए, इंटरप्रिटेशन गलत करना ये जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म पर है। आप किसी को गाली नहीं दे सकते मौलाना साहब। आर्टिकल गलत इंटरप्रिटेशन जुर्म है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन आप किसी को नेशनल चैनल पर देखकर गाली नहीं दे सकते। ये आपकी मानसिकता और सोच दर्शाता है कितनी घटिया और गंदी सोच है आपकी। आप गाली देंगे नेशनल टेलीविजन बोला जाता है आपके बारे में। साथी रेडिकल तो आप हैं, अरे रेडिकल तो आप हैं। छोड़िए ना मौलाना साहब, दुनिया जानती है कौन क्या है। मेरी भी औकात जानती है, आपकी भी औकात जानती है। सुबी खान 20 सेकंड क्लोजिंग कमेंट। कुरान को क्या ये इनकी मानसिकता को नहीं दर्शाता मौलाना साजिद रशीदी की? जी 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 दीपक जी, इनकी जितने भी ढोंगी रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं और इस्लाम का ढोंग करते हैं, इस्लाम के ढोंगी आशिक कहती हूँ मैं इन लोगों को, रियल इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है। हर चीज़ में दोहरा चरित्र दिखाते हैं। इनके हिसाब से गंगा जमुनी तहजीब का मतलब है गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। यही हठधर्मी, यही बदमाशी ये हजारों साल से हमारे ऊपर करते आए हैं, लेकिन वो अब नहीं चलेगा। अब अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात होगी तो रियल गंगा जमुनी तहजीब की बात होगी। मदरसों की बात हो रही है तो उस पर ही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करते हुए मदरसा खोलें तो आप एनआरसी के साथ खड़े रहिए, मैपिंग होने दीजिए। जो देश के नागरिक मुसलमान हैं उनको वो मदरसे खोलने का अधिकार दिया जाए। पाकिस्तान के प्लांटेड या चाइना के प्लांटेड जासूस इंपोस्टर्स को क्यों हम मदरसे खोलने? आपकी बात सुन के मौलाना साजिद रशीदी के पेट पे फिर दर्द होने लग गया है। पेट दर्द की दवाई भिजवा दूंगा मौलाना साजिद रशीदी। और आपने मुझे कहा मैं काफिर हूं, जहन्नुम जाऊंगा, साथ लेकर जाऊंगा आपको, याद रखिएगा मेरा ये वर्ड। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।